हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने डीसी मोटर की थ्योरी कराई थी। आज मैं इस वीडियो में डीसी मोटर पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चंस कराऊंगा जो परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं और बहुत अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, याद कर लीजिए और पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होगा। पहला क्वेश्चन होगा, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली उंगली मध्यमा दर्शाती है। मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है? वह हमेशा विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। तो देखेंगे सी इसका राइट आंसर होगा। डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है। देखते हैं क्या, बॉडी नहीं घूमती है, रॉन्ग है। फील्ड पोल ये भी नहीं घूमते हैं। आर्मेचर, हाँ सी का राइट आंसर है, क्योंकि आर्मेचर हमेशा घूमता है, मूव करता है और ये साफट पर लगा दिया जाता है। साफट के ऊपर आर्मेचर लगाते हैं और आर्मेचर पर के साथ ही एक बाहरी परिपथ जिसका नाम है कम्यूटेटर लगा दिया जाता है, जिससे वह डीसी धारा को बनाता है। अगर कम्यूटेटर नहीं लगा है तो मोटर एसी धारा प्रवाहित करेगी। अगर कम्यूटेटर लगा है तो वो डीसी धारा प्रवाहित करेगी। परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है। देखो, लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की जो संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। देखो देखेंगे, ए बराबर पी होता है लैप वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में क्या होता है? ए बराबर 2 होता है डीसी मोटर में। ध्यान देंगे दोस्तों, जो डीसी मोटर में होता है ए बराबर पी होता है लैप वाइंडिंग में, और वेव वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है। अगर हम बात करें डीसी जनरेटर की तो वहाँ इसका उल्टा होता है। क्या होता है वहाँ पर लैप वाइंडिंग में ए बराबर 2 होता है लैप वाइंडिंग में। ठीक है, दोबारा से देख लेंगे। देखो यहाँ पे एक तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। ठीक है, देखो इसमें हम अंतर देख लेते हैं, थोड़ा सा अंतर है जिससे आप कभी भूलेंगे नहीं। डीसी मोटर में हमेशा लैप वाइंडिंग में ए बराबर पी होता है लैप वाइंडिंग में अगर बात करें तो, और डीसी जनरेटर में ए बराबर 2 होता है। किसमें? लैप वाइंडिंग में। अगर बात करें हम वेव वाइंडिंग में, तो वेव वाइंडिंग में जनरेटर में होता है ए बराबर पी, यानी कि समांतर पथों की संख्या के बराबर होता है लैप वाइंडिंग और डीसी मोटर में क्या होगा? ए बराबर 2 होगा। ठीक, यह हमें से याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा, पोल की संख्या के बराबर। नेक्स्ट होगा, डीसी मोटर का दिक् परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर बना होता है, वह हमेशा तांबे का बना होता है। तो देखो पहले ही ऑप्शन राइट है, तांबे का। बैक ईएमएफ की डैश डैश भी कहते हैं, यानी कि बैक ईएमएफ को और किस नाम से हम जानते हैं? बैक ईएमएफ, हाँ जी ठीक है। विरोधी ईएमएफ ये भी ठीक है। काउंटर ईएमएफ ये भी ठीक है। तो इसका डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग करते हैं? देखो, बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए हमेशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम यानी बी इसका राइट आंसर होगा। बैक ईएमएफ का मान सदैव
आरोपित ईएमएफ से डैश डैश होता है तो कम होता है हमेशा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा स्थिर गति वाली मोटर। स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है? देखो, डीसी शंट मोटर को स्थिर गति वाली मोटर कहा जाता है क्योंकि यह जो श्रेणी डीसी मोटर होती है वह लोड पड़ने पर तो उसकी गति धीमी हो जाती है, मगर डीसी शंट मोटर पर अगर लोड दिया जाए, अधिक लोड दिया जाए तो वह थोड़ी सी कम होगी मगर स्थिर रहेगी और स्थिर चलेगी, तो इसलिए ये बी इसका राइट आंसर होगा। आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से होने कौन सी क्षति होती है? देखो, आर्मेचर के फील्ड वाइंडिंग से हमेशा ताम्र क्षति होती है। नेक्स्ट होगा लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? देखो, ताम्र क्षति पर भी पड़ता है, भंवर धारा क्षति पर भी नहीं पड़ता है। देखो, बी भी राइट है, भंवर धारा क्षति पर भी नहीं पड़ता है और ताम्र क्षति पर भी नहीं पड़ता है, मगर हिस्टोरिसिस क्षति, देखो सी जो है इस पर पड़ता है, तो ए और बी इसका राइट आंसर होगा। तो ये कुल मिला के इसका राइट आंसर डी होगा क्योंकि बी सी और दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है? यह हमेशा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसके लिए इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट होगा घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है? डीसी मोटर में, तो इसका राइट आंसर होगा फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र, हाँ ये भी आवश्यक है। आर्मेचर, ये भी जरूरी होता है। कम्यूटेटर तथा ब्रश, ये भी आवश्यक होता है। कुल तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी? बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है? विरोध करने वाला होता है। कैसी प्रतिक्रिया होती है? विरोध करने वाला होता है। नेक्स्ट होगा करंट की मात्रा जो डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाती है ज्ञात होती है। वो गीत ज्ञात की जाते हैं IA = V-EB/RA, ये इसका राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट होगा डीसी मोटर की बनावट डीसी जनरेटर के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है? देखो, आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या इस पर भी निर्भर करता है, मोटर की गति पर भी निर्भर करता है, प्रति ध्रुव फ्लक्स पर भी निर्भर करता है, तो उपरोक्त तीनों राइट आंसर होगा, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। नेक्स्ट होगा क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी? तो EB = 0 होता है, इसलिए स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेती है।
नेक्स्ट होगा वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित है। शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने का सूत्र है। देखो इसका जो सूत्र है वो है Na इजिकल टू वी माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई होता है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा निम्न में कौन सा कथन सही है। सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है और यह फुल लोड टॉर्क का 5 गुना होता है, ये राइट है। नेक्स्ट होगा सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटर मोटे तार तथा कम लपेट वाली बनाई जाती है, हाँ ये भी सही है। सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, हाँ ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा फील्ड ध्रुव पर टनों की संख्या श्रेणी मोटर में कैसी होती है, तो शंट फील्ड से कम होती है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, शंट फील्ड से कम होती है। नेक्स्ट होगा क्या होगा अगर किसी कार्यरत डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग अचानक टूट जाए, तो मोटर रुक जाएगी। क्या होगा, मोटर रुक जाती है हमेशा। निम्न में से कौन सा कथन सही है। सीरीज मोटर में निम्न टॉर्क पर गति उच्च होती है, हाँ जी सही है। सीरीज मोटर में कम लोड पर गति उच्च होती है, हाँ ये भी सही है। लोड बढ़ने पर सीरीज मोटर का टॉर्क बढ़ता है, हाँ ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा निम्न में से कौन सी मोटर लिफ्टों के लिए उपयोगी है। देखो लिफ्ट में हमेशा कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर लगाई जाती है। एक रेल इंजन के प्रचलन के लिए कौन सी मोटर का चयन करेंगे। देखो रेल इंजन के लिए हमेशा डीसी श्रेणी मोटर यूज़ करेंगे, डीसी श्रेणी मोटर। नेक्स्ट होगा निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह हमको बताना है। शंट मोटर में फील्ड फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है, हाँ सही है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटों वाली बनाई जाती है, हाँ ये भी सही है। शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समानांतर क्रम में संयोजित होती है, ये भी सही है। तो डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा यदि कोई डीसी शंट मोटर लोड रहित अवस्था में कार्यरत है और इसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो क्या होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मोटर हमेशा रुक जाती है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। पहले मोटर रुकेगी मगर लाइट सप्लाई बंद नहीं की गई तो फिर बाद में मोटर फूक जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति क्या होती है जब लोड बढ़ाया जाता है, तो कुछ घट जाती है। क्या हो जाती है, कुछ घट जाती है। शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण लोड टॉर्क का डैश डैश गुना होता है। हमको बताना है कितने गुना होता है, तो 1.5 गुना होता है, यानी 1.5 गुना होता है। नेक्स्ट होगा घूर्णन गति पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि क्यूम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए। क्यूम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर में लोड बढ़ाया जाए तो घूर्णन गति घटती है, तो बी इसका राइट आंसर होगा।
कौन से मोटर की गति लोड विशेषता डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के समान होती है? तो एक है सीरीज मोटर, तो ये भी गलत है, नहीं है, इसके समान नहीं होती है। फ्लैट कंपाउंड मोटर, ये भी नहीं है। कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर, ये भी नहीं होती है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो तीनों में से कोई नहीं है। किसी डीसी कंपाउंड मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे यदि उसकी विशेषताओं में कोई परिवर्तन ना हो? तो आर्मेचर वाइंडिंग के समायोजन परिवर्तित करें। नेक्स्ट होगा, लोड बढ़ने पर कम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर की गति क्या होती है? रुक जाती है। क्या होती है? रुक जाती है। नेक्स्ट होगा, क्यूम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क। क्यूम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का टार्क सीरीज मोटर से कम होता है या फिर शंट मोटर से अधिक होता है? सीरीज मोटर से अधिक होता है। तो ए इसका गलत है, बी और सी इसका राइट आंसर है, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। किस मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है? देखो, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट होगा, कौन सा कारण से डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डाइवर्ट प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सामान्य से अधिक गति के लिए, ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी क्षति डीसी मोटर में होती है? लोह क्षति, ये भी होती है। ताम्र क्षति, ये भी होती है। यांत्रिक क्षति, ये भी होती है। तो इसका डी इसका राइट आंसर है। किस कारणवश डीसी मोटर के आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाया जाता है? तो एडी करंट क्षति का मान कम करने के लिए हमेशा डीसी मोटर के आर्मेचर को लेमिनेटेड किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट होगा, किस सूत्र से स्ट्रे क्षति ज्ञात होती है? मैंने आपको बताया है कि हमेशा लोह क्षति और यांत्रिक क्षति दोनों मिलकर स्ट्रे क्षति कहलाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा। किस सूत्र द्वारा डीसी मोटर की दक्षता ज्ञात होती है? तो मैंने आपको थ्योरी में बताया था, यांत्रिक दक्षता बराबर आउटपुट यांत्रिक शक्ति बटे उत्पन्न यांत्रिक शक्ति इंटू 100%। ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस शर्त पर मोटर की दक्षता अधिकतम होगी? देखो, ताम्र क्षति, स्थिरांक क्षति गति, क्षति, तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, डीसी मोटर की चाल यदि दुगनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर, तब उत्पन्न ईएमएफ होगा। देखो, जो ईएमएफ होगा वो अगर चाल दुगनी कर दी जाए तो ईएमएफ भी दुगना हो जाएगा, फ्लक्स भी। ठीक है। नेक्स्ट होगा, क्रेन और हाइस्ट के लिए किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो हमेशा श्रेणी मोटर को प्राथमिकता देंगे हम। मैंने आपको बताया कि क्रेन में हमेशा श्रेणी डीसी मोटर लगाई जाती है। स्थिर वोल्टेज जनरेटर में होता है। देखो, स्थिर वोल्टेज जनरेटर में निम्न आंतरिक प्रतिरोध होता है। सी इसका राइट आंसर होगा। मशीनी औजारों के लिए निम्नलिखित में से
किस डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है? तो देखो हमेशा शंट डीसी मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है क्योंकि यह स्टार्टिंग धारा को सुरक्षित मान के भीतर रखता है, इसलिए इस डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट होगा, किसी डीसी मोटर की अवस्था को बरकरार कर दिया जाए तो मोटर की दक्षता 50% से कम होगी। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखो मैंने आपको बताया था, वैसे तो डीसी शंट मोटर स्थिर रहती है मगर थोड़ी सी कम होती है, लगभग स्थिर रहती है। नेक्स्ट होगा, विरोधी विद्युत वाहक बल ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होगा? बी इजकल टू, जो बी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि 5 ZNP/60A होता है। ठीक है, बैक ईएमएफ इजकल टू कितना होता है? विरोधी विद्युत वाहक बल यानी बैक ईएमएफ इजकल टू बराबर 5 ZNP/60A। इसका राइट आंसर होगा, बी होगा। कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मीटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? या मीटर नहीं है, ये गलत है। मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा कि ये डीसी मोटर है? तो हमेशा कम्यूटेटर को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये डीसी मोटर है। अगर कम्यूटेटर है तो वो डीसी मोटर है, और कम्यूटेटर नहीं लगा है तो वो डीसी मोटर नहीं है, वो जनरेटर हो सकता है या कोई भी और युक्ति हो सकती है। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, मोटर चलेगी नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट होगा, डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? तो मशीन टूल्स में किया जाता है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ होता है। देखो रिवर्स ईएमएफ हमेशा शून्य होता है। हिस्टैरिसीस ह्रास सबसे कम निर्भर करता है पर एम्बिएंट तापमान पर। डीसी सेट व्यक्त करता है। देखो डीजी सेट जो होता है, एक डीजी सेट होता है, वह व्यक्त करता है। वो क्या करता है? वो हमेशा डीजल जनरेटर सेट होता है। जिसमें डीजी सेट लगा हो तो समझ लो वो डीजल जनरेटर सेट है। मोटर की स्पीड मापी जाती है, टेकोमीटर में नापा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पंचिंग मशीन में होता है? डीसी संचय युक्त कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में। देखो डीसी संचय युक्त क्यूम्यूलेटिव कंपाउंड मोटर में होता है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। डीसी मोटर की यांत्रिक कार्यक्षमता किस से दी जाती है? तो bhp इंटू 735.5 E/EI के द्वारा यांत्रिक क्षमता दी जाती है। नेक्स्ट होगा, एसी ड्राइव के मुकाबले डीसी ड्राइव बनानी आसान होती है। देखो एसी को बनाना आसान होता है, डीसी को थोड़ा मुश्किल होता है। डीसी मोटर का झटके से स्टार्ट होना क्या दर्शाता है? स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल खुरदुरा है। ठीक है, स्टार्टर का कॉन्टैक्ट टर्मिनल कैसा है? खुरदुरा है। नेक्स्ट होगा, डीसी मोटर का फ्रेम डैश डैश होगा, जालियों से बंद होगा। डीसी मोटर का फ्रेम जालियों से क्या होगा? बंद होगा। नेक्स्ट हो,
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बीच की उंगली क्या दर्शाती है? देखो, जो बीच की उंगली है वो हमेशा चालक में धारा प्रवाह की दिशा को दर्शाती है। सीरीज वाइंडिंग से संबंधित निम्नलिखित में से क्या सही है? देखो, मोटी तार एवं कम घुमाव, इसमें राइट आंसर होगा, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, शुरू में डीसी मोटर में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? तो हमेशा आर्मेचर गतिशील होता है। ये जो आर्मेचर गतिशील होता है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। आर्मेचर गतिशील कब होगा? जब मोटर स्टार्ट हो जाएगी, शाफ्ट घूमेगा तब आर्मेचर गतिशील होगी। डीसी मोटर की गति उसकी मूल गति से ज़्यादा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जाता है? हमेशा फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इस हमेशा किसको किया जाएगा? फ्लक्स को परिवर्तित किया जाएगा। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, ब्लोअर और पंखे में कौन सी मोटर लगाई जाती है? देखो, ब्लोअर में हमेशा डीसी शंट मोटर लगाई जाती है। नेक्स्ट होगा, जब दिष्ट धारा डीसी शंट मोटर को शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदला जाता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, उसकी लोड पर हमेशा थोड़ी जो है लोड थोड़ा सा घट जाती है कि दिष्ट धारा शंट मोटर की शून्य लोड से पूर्ण लोड स्थिति पर बदलता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? थोड़ी सी घट जाती है। ठीक है। नेक्स्ट होगा, आर्मेचर वाइंडिंग के संबंध में सही विकल्प चुनें। देखो, ईएमएफ वर्किंग फ्लक्स से संबंधित होता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगर मोटर सेफ्ट पुली या ढीली हो तो सेफ्ट पुली ढीली हो, यदि अगर मोटर की सेफ्ट पुली ढीली हो तो क्या होगा? तो मशीन शोर करेगी। क्या करेगी? शोर करेगी। डीसी मोटर का बैक ईएमएफ किस पहलू पर निर्भर करता है? देखो, डीसी का जो है वो फील्ड फ्लक्स पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है। किस मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रायोजन क्या होता है? किसी मोटर पर ओवरलोड सुरक्षा का प्रायोजन क्या होता है? निरंतर अतिरिक्त करंट से मोटर की रक्षा के लिए होता है। नेक्स्ट होगा, क्रोड की परतबंदी यानी लेमिनेशन सामान्यतः इससे होती है। सिलिकॉन इस्पात से बनी होती है। निम्न में से किस प्रक्रिया में उच्च प्रारंभिक ऐंठन यानी हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है? तो इंजन के लिए। ऐसा इकाई में डीसी मोटर के बलागुण की इकाई क्या होती है? देखो, बलागुण की इकाई होती है जूल। ठीक है। नेक्स्ट होगा, बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में डैश डैश होगा तो मामूली कमी होगी। देखो, बढ़ते हुए भार के साथ डीसी शंट मोटर की गति में मामूली सी गति कम होगी, अदरवाइज वो स्थिर रहेगी। अगर बात करें डीसी श्रेणी मोटर की तो वह बहुत धीमी हो जाएगी, मगर शंट मोटर क्या होगी? वो स्थिर बनी रहेगी, थोड़ी मामूली कम स्पीड हो जाएगी उसकी, मगर चलती रहेगी। इतनी कम नहीं होगी जितनी डीसी श्रेणी मोटर की गति हो जाएगी। निम्न में से कौन सी सूचना एक मोटर की नाम पट्टिका पर उपलब्ध है? तो एचपी रेटिंग ये भी होता है, आरएमएस या आरपीएम भी होता है, फ्रेम मॉडल भी होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा कि कम विद्युतीय धारा और उच्च वोल्टेज दर्जा की डीसी मोटर के लिए कौन सी वाइंडिंग काम ली जाती है? देखो, हमेशा वेव वाइंडिंग में काम ली जाती है। इस ऐसी अवस्था में वेव वाइंडिंग काम ली जाती है।
तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर हाजिर होता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।